हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना और आज मैं आई हूँ एक और चैप्टर के साथ जो कि रिलेटेड है मेरे ब्रदर की पूरी कैंसर जर्नी से। मैंने 7 चैप्टर्स ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं जिनमें मैंने सब कुछ शेयर किया है। सिम्टम्स, किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, हॉस्पिटल्स की क्या रियलिटी है, क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को एज लेमन मालूम नहीं होती बट मालूम होनी चाहिए, शायद हेल्प हो सके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज अ फैमिली हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी को मैं यहाँ टारगेट नहीं कर रही, नेगेटिव होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। आई एम जस्ट शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस। और मेरे ही और चैप्टर्स पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ कितने सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंसेस किए हैं। हॉस्पिटल्स में आजकल सिर्फ बिल्स बनाने की एक ऑब्जेक्टिव रह गया कि जैसे भी करके लाखों का बिल बना लें। पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ डेप्लोरेबल, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बहुत ज़्यादा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हो गए हैं हॉस्पिटल्स में। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितना पॉश उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करें और बस अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट। शायद आज के चैप्टर के बाद एक और चैप्टर होगा। और लास्ट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि ब्रदर की ब्रेन की 15 रेडिएशंस हुई थी और कैसे ये सब चीज़ें 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद पता चली। जो पहले पता थी लेकिन डॉक्टर ने उसको ट्रीट नहीं किया, सही था गलत था, कोई डॉक्टर कहते हैं गलत किया। जो डॉक्टर ने ब्रेन की रेडिएशन नहीं कराई उनके हिसाब से वो ठीक कर रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड एज लेमैन जिनको मेडिकल नॉलेज नहीं होती, हम लोगों को सच में नहीं मालूम होता कि क्या सही है क्या गलत है। हमने यही एक्सपीरियंस किया कि जब आप किसी और डॉक्टर से ओपिनियन लेने जाते थे हम लोग, बिकॉज कंडीशन इतनी आउट ऑफ हैंड होती जा रही थी कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं थे दैन टेकिंग मोर ओपिनियन कि कोई और डॉक्टर से बात करें और सजेशन लें कि क्या करना चाहिए। तो हर नया डॉक्टर पिछले डॉक्टर के और पिछले ट्रीटमेंट्स के को लेकर क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये ट्रीटमेंट तो करना ही नहीं था, इम्यूनोथेरेपीज़ इतनी देनी ही नहीं थी, ब्रेन रेडिएशन सबसे पहले करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया। इतनी सारी ऐसी चीज़ें हुई। सो वी वर लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट, वी वर सो कन्फ्यूज्ड। और इन सारी ब्लेम गेम में इसने गलत किया, उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। हुआ क्या? माई ब्रदर लॉस्ट हिज लाइफ। वी एज अ फैमिली वी आर शार्टर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमें ये इतना बड़ा लॉस पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा। ब्रदर की कंडीशन ख़राब थी, उसका जब डायग्नोसिस हुआ ही वॉज ऑलरेडी ब्रेन मेटास्टैटिक, स्टेज 4 में था, लेकिन उसकी वजह भी डॉक्टर्स ही थे। जयपुर में मेरे ब्रदर ने 4 डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया। जब उसको खांसी इतनी होती थी, उसका गला बैठ गया था, सारे डॉक्टर्स ने एक ही चीज़ बोली, आपको ठंड लगी है, आपको ठंड लगी है। और बाद में हमें मालूम चला कि लंग कैंसर का सबसे मेजर सिम्टम ही खांसी होता है, प्रोलॉन्ग खांसी। अगर आपकी खांसी 10-15 दिन से ज़्यादा चलती है, ठीक नहीं होती है, तो इमीडिएटली थॉरली चेक करवाइए। और उसके साथ एक और सिम्टम होता है गला बैठ जाना। अगर आपकी आवाज़ बैठ जाती है, होर्स हो जाती है, तो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंसर है। जयपुर में भी वो 4 डॉक्टर्स को मिलकर आया था, जिसमें से एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे। मेरे ब्रदर ने उनको अपने गले के नेक के लम्प्स के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि उसको लम्प्स में पेन रहती है, तो जो गांठें होती हैं। तो उन डॉक्टर ने उनको भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने बीच में एक शीट लगाई हुई थी, बिकॉज तब कोविड था, तो काफ़ी डॉक्टर्स ने बीच में शीट लगाई हुई थी। ठीक है, उनको भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे खांसी है, मेरी आवाज़ बैठी है और मुझे गांठें हैं जिनमें पेन होती है, तो क्या एक डॉक्टर को इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए? आप किस लिए डॉक्टर हैं? आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? आपने क्या स्टडी करी है? आप इतने गांठों का तो हमें भी मालूम है कि अगर होती हैं तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ वरी और हम थॉरली टेस्ट करवाते हैं। पर अगर डॉक्टर बार बार आपको बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, इन गांठों को पड़े रहने दो, ये वायरल में हो जाती हैं, ये ठीक हो जाएंगी, तो फिर इंसान क्यों जाएगा बायोप्सी तक जब तक डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा।
वो गांठें एक्चुअली ट्यूमर्स ही थे कैंसर के। और अगर इन डॉक्टर ने थोड़ी सी डिलीजेंस के साथ ब्रदर का चेकअप किया होता, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में उसको डायग्नोस किया होता, या उसको इतना भी बोला होता कि तुम इन गांठों की बायोप्सी करवा लो, इनको एग्जामिन करवा लो, तो ज़रूर वो करवाता। और ये तब उसने करवाया जब उसको 5th डॉक्टर ने बोला एट जयपुर इटसेल्फ कि आपकी ये गांठें हैं, आपको इनको बायोप्सी में आपको इनकी बायोप्सी करवानी चाहिए। और दैट इज़ व्हेन जब मैं ब्रदर को यहाँ पे अपने पास ले आई थी। लेकिन इन सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट 4-5 महीने वेस्ट हो चुके थे, क्योंकि कोई भी फैमिली, कोई भी इंसान कभी नहीं सोचेगा कि उसको कैंसर है अगर उसको खांसी जैसा एक सिम्टम है। इतना कोई नहीं सोचता। यहाँ तक हम कभी नहीं जाते, कभी सपने में भी नहीं आता। ये डॉक्टर्स को ये मेरा मैसेज है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि पेशेंट कभी भी या उसकी फैमिली कभी भी इतना डीप नहीं जाएगी या उतना लेवल तक नहीं सोचेगी कि अगर एक खांसी है तो शायद वो कैंसर ही ना हो। मुझे कोई नहीं सोचता इतना। ये काम आपका है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़ एंड आपका प्रोफेशनलिज्म है, जो आपको डिलीजेंटली एक्सरसाइज करना चाहिए कि कोई भी स्कोप ना छोड़ें, कोई भी लापरवाही ना करें, टेस्ट करवा लें, अच्छे से थॉरली एग्जामिन करवा लें। अगर किसी भी डॉक्टर ने मेरे भाई को ठीक से एग्जामिन किया होता तो आज शायद वो हमारे साथ होता, उसका अर्ली डायग्नोस हो गया होता और अर्ली स्टेजेस में हम फिर भी कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही हुई है जयपुर के डॉक्टर्स से। और उसके बाद तो बस मार्च में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जनवरी नेक्स्ट ईयर में यही हम लोगों को लगा कि ये तो एक मजाक सा बन के रह गया है। कभी डॉक्टर कुछ कहते हैं, कभी डॉक्टर कुछ कहते हैं, अपना खुद ही वर्जन चेंज करते हैं। जिन डॉक्टर को हम दिखा रहे थे बालाजी कैंसर हॉस्पिटल में, जो अब वहाँ पे नहीं है, मैक्स शालीमार बाग चले गए हैं, तो मुझे याद है अच्छी तरह, मेरी एक बार उनसे फ़ोन पे बात हुई थी अक्टूबर के मंथ में। ब्रदर की थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी, डिटेरियोरेट हो रही थी, तो मुझे अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद है, उन्होंने बोला था डोंट वरी, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आप चिंता मत करिए इतनी। इसका क्या मतलब होता है? लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है मतलब उसकी जान खतरे में नहीं है। और 15 दिन के बाद, मुश्किल से 15 दिन ही हुए होंगे इस कॉन्वर्सेशन को, 15 दिन के बाद मेरी उन डॉक्टर से जब दोबारा फ़ोन पे बात हो रही थी तो वो मुझे कहते हैं कि आपके ब्रदर के पास 6 महीने से 1 साल का टाइम है। मतलब हम क्या समझें, 15 दिन में कंडीशन इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि जो चीज़ अभी आपको लग रहा है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, 15 दिन के बाद आप बोल रहे हो कि अब उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। मतलब आपको पता भी है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको मालूम भी है कि आपको एक पर्टिकुलर पेशेंट को एक पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रीट करना आता भी है कि नहीं। आप कभी कुछ वर्जन देते हैं, आप कभी कुछ वर्जन देते हैं। इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग, इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग फॉर अस। हम कहाँ जाते, हम क्या करते? फिर भी हमने हर जगह जाके ट्राई किया। हम टाटा मेमोरियल गए, हम एम्स भी गए, हम मैक्स लाजपत नगर में जो कैंसर सेंटर है वहाँ पे भी गए हमने, और कई सारे डॉक्टर्स को ब्रदर की रिपोर्ट्स दिखाई, कंसल्टेशंस की। हम फोर्टिस गए, फोर्टिस से बाद में ब्रदर का इलाज हुआ जो लास्ट के दिनों में था। फिर जब, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन रेडिएशंस हुई और मार्च के स्टार्टिंग में ब्रदर को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा, बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। तब उसने पापा को बोला कि आप मुझे एडमिट करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। तो हमने जब उसको एडमिट किया फोर्टिस गुड़गांव में, तो पता चला कि उसके लेफ्ट लंग में 2.5 लीटर पानी भर चुका था, फ्लूइड आ गया था, विच आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो, प्लूरल एफ्यूजन जिसको हम कहते हैं। सो ये पानी आना बॉडी में, लंग्स में बहुत रिस्की साइन होता है, इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। फिर ब्रदर को एडमिट किया गया, 15 दिन लंग में पाइप डाली गई, आईसीडी डाली गई। और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, बहुत कम होती है। हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जाना ही रिस्की होता है बिकॉज इन्फेक्शन कैच हो सकता है। और जब आपकी बॉडी में इंट्रूसिव ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से जैसे पाइप डाली गई बॉडी के अंदर, तो उससे ब्रदर की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसको सेप्सिस हो गया। उसको कंट्रोल करने के लिए एक साइड तो लंग्स का पानी निकालने का ट्रीटमेंट चल ही रहा था, ऑक्सीजन ब्रदर की बहुत लो हो चुकी थी, वो ऑलरेडी सपोर्ट पे था, तो उसने ऑक्सीजन भी लगाई हुई थी, लंग्स में उसकी पाइप भी डली हुई थी। कैंसर का जो ट्रीटमेंट था, एक मेडिसिन डोज कम कर दी थी डॉक्टर ने कि अभी इतनी डोज नहीं दे सकते, इन्फेक्शन हो गया, तो वो डोज भी चल रही थी। हालत बहुत ख़राब थी, बाथरूम नहीं जा पाता था वो खुद से,
बेड पे ही ये सब हो रहा था, सॉलिड्स बिल्कुल नहीं खा पा रहा था, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत लिक्विड ही वो ले पा रहा था, इतनी हालत ख़राब थी। और अब उसको बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स पे रखा गया था और एंटी फंगल मेडिसिन पे रखा गया था टू टू कम्बैट दिस इन्फेक्शन। सो आप कैंसर से जूझ रहे हैं, आप अपनी बॉडी में जो इतने सारे पेन्स और चेंजेस हो रहे हैं आप उससे जूझ रहे हैं। आपके अभी अभी ब्रेन की 15 रेडिएशंस हुई हैं, आपकी रिब्स की 10 रेडिएशंस हुई हैं, आपकी लंग में पाइप डली हुई है, आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही है, आपको सपोर्ट पे भी आपकी ऑक्सीजन 70-80 के बीच में रह रही है। इतना सब कुछ चल रहा है और आपको अब बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से अब आप बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन पे हैं। और बेशुमार जो टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट और ये वो, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। इतने ज़्यादा ब्लड टेस्ट हो गए थे कि ब्रदर की वेन्स ड्राई हो चुकी थी, उसके हाथों से ब्लड मिलता ही नहीं था। सो अल्टीमेटली उनको बॉडी के और पार्ट्स में से, इवन प्राइवेट पार्ट्स में से एरिया से ब्लड निकालना पड़ गया, वो नौबत भी आई। सो वी हैव सीन द वर्स्ट। और भाई ने जो देखा होगा, जो उसने एक्सपीरियंस किया होगा, वो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, वेरी टफ। इसी वजह से मैं उसकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मेरा भाई कितना ब्रेव था, कितना बहादुर था। ही वॉज अ फाइटर। वो लास्ट तक अपनी मेडिसिन खाता रहा डिलीजेंटली, खाना नहीं खा पाता था, पानी नहीं स्वॉलो कर पाता था, उसको बहुत मुश्किल होती थी, पर वो अपनी मेडिसिन डिलीजेंटली खाता था, सारे ट्रीटमेंट्स कराता रहा, हॉस्पिटल्स जाता रहा हिम्मत करके कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल्स में जो तमाशा कर देते हैं पेशेंट के साथ, जो मजाक होता है, जो हुआ है हमारे केस में, उसके बारे में मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। वो सिर्फ एक ट्रॉमा है जो हम लोगों के साथ बहुत सालों तक रहने वाला है, शायद हमेशा रहेगा, कि हॉस्पिटल्स में बहुत बुरी तरह से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फिर 15 दिन जब ब्रदर एडमिट रहा, उसके बाद घर आया, उसके 3-4 दिन बाद फिर उसको वही प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर वो दोबारा से एडमिट हुआ क्योंकि उसके अब राइट लंग में पानी आ चुका था। तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि ये कैंसर की वजह से है, ये कैंसर की वजह से है। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि जब आप ब्रेन की रेडिएशंस करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि लंग्स में पानी आ जाता है, क्योंकि उनके ब्रदर के साथ भी सेम सिचुएशन रही थी। सो शी शेयर्ड विद मी। डॉक्टर कहते हैं कैंसर की वजह से होता है। इन्फेक्शन बॉडी में फैल गया था, सेप्सिस हो गया था, वो भी डॉक्टर्स मान रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हर चीज़ एक ही चीज़ पर डाल दी कि जो हो रहा है वो कैंसर की वजह से हो रहा है। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि शायद रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें डॉक्टर ने बोला रेडिएशन करा लीजिए, ये एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास क्या हुआ, मेरा भाई पार्शली पैरालाइज हो गया था रेडिएशन करा के। पहले वो फिर भी चल के हॉस्पिटल जाता था, बाथरूम तक चल के चला जाता था, बैठ पाता था थोड़ी देर, वो सब कुछ बंद हो गया। बाथरूम भी नहीं जा पाता था, उसको बेड पे ही कराते थे। बैठने में उसको दिक्कत होती थी, उसको बहुत मुश्किल होती थी, कुछ खा नहीं पा रहा था, बातें करनी बंद कर दी थी उसने, वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में ही रहता था, एंड वो सेमी पैरालाइज्ड। एंड डॉक्टर ये नहीं मान रहे थे कि ये रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुआ है। दे वर ओनली पुटिंग इट ऑन कैंसर। और ये सब एकदम कैसे हुआ? कैंसर स्टेज 4 तो उसको 1 साल से था, तब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, चलता था, बात करता था, खाता था। मैं भी उसको अपने हाथ से खिलाती थी, मम्मी खिलाती थी, बड़े शौक से वो खाना खा लेता था, बातें बहुत करता था, चाहे बहुत बीमार था बट बहुत बातें करता था, खुश रहता था, कोशिश पूरी करता था पॉजिटिव रहने की। एकदम जब उसके फरवरी में जो बैक टू बैक 25 रेडिएशंस हो गई, उसके जस्ट बाद ही उसकी ये कंडीशन हुई, तुरंत बाद उसकी ये कंडीशन हुई कि लंग्स में पानी आ गया, सेमी पैरालाइज हो गया, बोलना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, चलना फिरना सब कुछ उसने बंद कर दिया। एंड डॉक्टर्स नहीं मान रहे थे, दे वर ओनली सेइंग कि ये कैंसर की वजह से। अब कैंसर है तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तो है ही, पता है हमको, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि ये रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर इन्फेक्शन बॉडी में फैलता रहा, बढ़ता रहा, राइट लंग में पानी, वहाँ पे पाइप डली, हफ्ता फिर एडमिट रहा, ऑक्सीजन पे रहा। फिर हम उसको घर लाए, हमने घर पे पूरा सेटअप किया, हमने घर पे कॉन्सेंट्रेटर रखा, बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाते थे, पापा खुद ही लेकर आते थे, बिकॉज यू नो इतनी चीज़ें होती हैं। जो ऑक्सीजन का सप्लायर है हमारे घर के पास ही है, लेकिन उसको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में बहुत तकलीफ होती थी कि बंदे नहीं आ रहे, बंदे मान नहीं रहे,
मेरे पापा खुद जाके इतना बड़ा सिलेंडर गाड़ी में रखवा के लाते थे, फिर नीचे हमारे गार्ड्स हैं जो हमारे फ्लोर तक पहुंचा देते थे, फिर उन सिलेंडर्स को हम अंदर रूम तक लाते थे। मतलब बैक टू बैक ये चलता था, दिन में 2-2 बार होता था कि हम सिलेंडर्स लाते थे, क्योंकि जो बड़ा सिलेंडर होता है कहते हैं उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 11-12 घंटे चल जाता है, लेकिन वो एक्चुअली 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता था। एंड हमें इसलिए बैकअप रखना पड़ता था। ब्रदर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कॉन्सेंट्रेटर काम नहीं कर रहा था। कॉन्सेंट्रेटर की कैपेसिटी 5 लीटर्स की थी और ब्रदर की रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी उसकी ऑक्सीजन 60s-70s में आ चुकी थी। सो आप सोचिए, जब 90 से नीचे भी चली जाती है तो इंसान बहुत पैनिक कर जाता है। मेरे ब्रदर की ऑक्सीजन सपोर्ट लगाने के बावजूद ऑक्सीजन सिर्फ 60-70s में रहती थी। इसका रीज़न हमें बाद में पता चला था कि उसका लेफ़्ट लंग पूरा कोलैप्स हो चुका था। सो द लेफ़्ट लंग वॉज डेड, इट वॉज नॉट वर्किंग। वो सिर्फ राइट लंग से ही सांस ले रहा था और राइट लंग भी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा था। इट वॉज ओनली वर्किंग एट 50-60% कैपेसिटी। लेफ्ट लंग वॉज कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। सो कैसे पापा सिलेंडर्स अरेंज करते थे। एक बार मुझे याद है, रात को 2-2:30 बजे भी पापा लाए सिलेंडर्स, कभी मेरे हस्बैंड भी लाते थे। एंड मतलब बस हमें ये लगता था ऑक्सीजन ना ख़त्म हो जाए, भाई सांस कैसे लेगा, ऑक्सीजन ना ख़त्म हो जाए। बैक टू बैक कहीं से भी हमें मिलते थे छोटे सिलेंडर्स भी, हम वो भी लेकर आते थे। पूरे रूम में अब 4-5 सिलेंडर्स थे, दवाइयाँ थी, ड्रिप्स चढ़ी हुई थी। सो पूरा रूम हमने वैसे करा हुआ था, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम भाई को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे, हम उसको अब एडमिट नहीं करेंगे, जो फैसिलिटीज़ होंगी हम घर पे करेंगे। हमने घर पे अटेंडेंट भी अरेंज करवाया जो आता था भाई को ड्रिप्स लगाने, इंजेक्शंस लगाने, चेकअप करने। दिन में 2 बार आ जाता थे वो। सो हमने सब कुछ घर पे ही अरेंज किया था एंड वी वर टोटली बिजी विद दैट। सो सेकेंड टाइम जब ब्रदर एडमिट हुआ, 1 हफ्ते के लिए हुआ, फिर घर आया, उस दिन वो घर आके ही ब्रोक डाउन, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया, क्योंकि वो टॉर्चर हो चुका था। दैट्स व्हाट ही सेड मैं टॉर्चर हो चुका हूँ। आईसीयू में तो कभी भी मत एडमिट करना, मुझे कुछ भी हो जाएगा, मुझे आईसीयू में मत डालना दोबारा। आईसीयू इज़ हेल, दे टॉर्चर यू। फैमिली देख नहीं पाती है क्या हो रहा है, अलाउड नहीं होते हैं, 1-2 घंटे की परमिशन होती है, वो क्या कर रहे हैं, क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, कैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। मेरा भाई बताता था कि उसको आर्टेमिस के आईसीयू में वो चिल्ला रहा था एक दिन पूरी रात कि मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत पेन है, कुछ करो कुछ करो। Nobody was listening to him. He was screaming, he was shouting. वो तो मम्मा पापा गए अंदर, तब जब उन्होंने देखा कि ये कब से चिल्ला रहा है, इतनी पेन में है, कोई उसे कुछ नहीं कर रहा था। फिर मम्मी पापा के कहने पे उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया। ये आर्टेमिस की स्टोरी तो मैं आपको अलग चैप्टर में अच्छी तरह सुनाऊंगी और आप लोग ज़रूर सुनिए और जितना हो सकेगा शेयर करिए। ये एक सर्विस है जो हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं और इसीलिए मैं कर रही हूँ। मेरे लिए ये सारी चीज़ें दोबारा से बोलना बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज माई ब्रदर हैज़ गॉन थ्रू सो मच. It is very painful for me, but I'm still doing it because I want to give this back to the society and I want to create this awareness that things are really bad out there in the medical fraternity. और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब बोलें, हम सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि कुछ चेंज आ सके, बिकॉज दीज पीपल कैन ओनली थिंक ऑफ मनी एंड नथिंग एल्स. और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको प्रूफ चाहिए आप मेरे यूट्यूब के कमेंट्स पढ़िए, कितने सारे लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं, कितने सारे लोगों ने वर्ड टू वर्ड फेस टू फेस मुझसे शेयर किया है, कितने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हम पहले भी सुनते थे जब हम इस सिचुएशन में नहीं थे. दिस हैज़ बिकम अ धंधा, अ वेरी डर्टी बिजनेस. 1 हफ्ता ब्रदर एडमिट रहा, वापस आया, उसको इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दे रखी थी डॉक्टर्स ने, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसको जैसे ही वो मेडिसिन हम देते थे, जब अटेंडेंट हमारा घर आता था मेडिसिन देता था, तो 1-2 बार ऐसा हुआ ब्रदर छटपटाने लगता था एकदम, मतलब बेड पे हाथ पैर मार रहा है, छटपटा रहा है, कुछ करो मुझे कुछ हो रहा है. हम घबरा जाते थे. तो ऐसा हमें 1-2 बार करना पड़ा कि हमें फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा इमरजेंसी में. फिर वो एडमिट हुआ फोर्टिस फॉर द 3rd टाइम. 1 महीना भी नहीं हुआ था, फॉर द 3rd टाइम वो फिर एडमिट हुआ. कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रहा, फिर एडमिट होके फिर घर वापस लाए. उसके बाद फिर वही मेडिसिन कुछ उसको दी, फिर वही सिचुएशन उसकी दोबारा अप्रैल में हुई, फिर वो छटपटाने लगा एक दिन, एंड फिर हमें फिर उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा टू आर्टेमिस दिस टाइम. क्यों हम आर्टेमिस गए, फोर्टिस क्यों नहीं जा पाए, मैं आपको सब बताऊंगी इन माई नेक्स्ट चैप्टर विच प्रॉबेबली वुड बी माई लास्ट चैप्टर. और
इस पूरे एक्सपीरियंस से यही बता सकती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि सारे हॉस्पिटल्स बहुत ख़राब हैं, सारे डॉक्टर्स बहुत ख़राब हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और ये तो फैक्ट है कि आजकल हॉस्पिटल्स सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। दे हैव टारगेट्स, डॉक्टर्स आर गिवन टारगेट्स कि आप महीने का 50 लाख का बिजनेस करके दीजिए तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे, अगर आप इतना बिजनेस करेंगे तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे। और ये हमें खुद हमारे एक नोन डॉक्टर ने ही बताया, एज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड ये चीज़ है, ये फैक्ट है। इतनी सारी ब्रदर को जो ट्रीटमेंट्स दिए गए, इतनी हैवी लाखों की मेडिसिन, महीने की मेडिसिन आती थी 5.5-6 लाख की, जो मेडिसिन उसको दी गई, बाद में हमें एक डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो देनी ही नहीं थी, तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं था। तो क्यों दिया गया? सिर्फ मेडिसिन बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। सो ये सारे फैक्ट्स हैं और हम लोगों को नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। हम लोग सिर्फ एज अ फैमिली एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोचते, ना पैसा देखते हैं, ना अपना ट्रबल देखते हैं। रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हैं, पूरा साल ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में रहा है मेरा भाई और मेरे पापा स्पेशली। आपका काम सफ़र होता है, आपकी हेल्थ सफ़र होती है, आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट इतनी ख़राब हो जाती है। हम कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से हम लोग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर ठीक हो जाएगा और उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और वो नहीं हुआ। और क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ इसलिए मैं ये सारे वीडियोस नहीं बना रही। मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू करे थे। ब्रदर की स्टोरी मैं ऑलरेडी शेयर कर रही थी जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। वी वर ओनली फोकस्ड ऑन माय ब्रदर एंड और उसके बाद ही ये सारी रेवलेशंस भी हुए। जनवरी के बाद ही ये चीज़ें हमें पता चली कि डॉक्टर्स कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, अपनी बात से पलट रहे हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। ये सब चीज़ें जनवरी के बाद ही होना शुरू हुई, क्योंकि जब आई थिंक डॉक्टर्स को तब लगा कि अब तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, तो अब टाइम है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झाड़ना शुरू कर दें और एक दूसरे पे डालना शुरू कर दें या बीमारी पे डाल दें। और पहले जबकि डॉक्टर ने बोला था कि ये क्योरेबल है, ये ट्रीटेबल है, सॉरी, ये यंग है, ये हैंडल कर लेंगे ट्रीटमेंट और ये शायद ठीक भी हो जाएंगे, बाद में उन्हीं डॉक्टर का वर्जन टोटली चेंज हो गया। सो दैट्स आवर एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ। कल मैं आऊँगी फिर से एक और चैप्टर के साथ, एंड कल का चैप्टर सबसे ज़्यादा टफ होगा और कल के चैप्टर में एक बहुत बड़ी रेवलेशन होगी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, हमारा शॉकिंग एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगी। एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरी सारी वीडियोस को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिए। इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी बडी, इट इज़ अगेंस्ट द सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है और इस सिस्टम को हमको चेंज करना है। कोशिश तो हम करेंगे कि हम कुछ चेंज ला सकें फॉर अदर्स। टेक केयर गाइज, सी यू टुमारो।